देश में लोकपाल इसलिए बनाया गया था क्योंकि देश की जनता भ्रष्टाचार से थक चुकी थी। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आंदोलन के चलते लोकपाल बनाया, 7 सदस्यों की कमेटी बनाई। आप मुझे आज तक बता दीजिए लोकपाल का ऐसा कौन सा काम है जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया होगा। और ये तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कह रहे हैं स्वदेशी खरीदो, ये टेंडर निकाल रहे हैं एक विदेशी गाड़ी का। साथ ही साथ मैं कहूंगी कि जो लोकपाल का जो इंडियन टैक्स पेयर का पैसा है लोकपाल बनाने में खर्च हुआ, लोकपाल वालों को बिठाने में खर्च हुआ, अब वो इस तरीके से उसका आई वुड से अननीडेड एक्सपेंस करना चाह रहे हैं। सिर्फ मैंने एक केस जरूर सुना था लोकपाल का जहां पे महुआ मोइत्रा जी को जब डिस्क्वालीफाई किया था तो उनपे सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लोकपाल ने एक नोटिस भेजा था। तो आप समझ सकते हैं कि लोकपाल कोई जो भ्रष्टाचार के लिए लड़ने के लिए आया वो खुद ही मॉरली भ्रष्टाचार होकर इस तरीके का काम करें, इसलिए मैं उनको लोकपाल नहीं कहती हूं। आप उनको लॉलपाल कह दीजिए या जोकपाल कह दीजिए, वही बनकर रह गया और यही देश की सबसे शर्मनाक बात है। You have tweeted for Lokpal for this car series. If you remember, Lokpal was constituted because there was an entire protest against corruption that was prevailing in the country, and people were fed up of it. There was a civil society which was outraged and wanted a more effective mechanism to address the institutionalized corruption. But instead of addressing the corruption issues, they themselves have become so morally corrupt that they have issued a tender to buy 7 BMW cars. Now, there are only 7 members of the committee, and all 7 want a BMW. Again, it flies against the entire argument of buying Indian, wearing Indian, and acquiring Indian stuff, which the Prime Minister himself has been speaking about. Their own cabinet ministers travel around in a sedan whenever they are, a Maruti sedan, which they use for work purposes. What is the Lokpal serving for the country and addressing corruption instead of becoming a jokpal in itself? The only case that I've heard Lokpal here is the one against Mahua Moitra, where she was being victimized and targeted over some lipstick that was gifted to her. So this is what Lokpal has converted itself to. It's become a jokpal. I can call it the lolpal, whatever people want to call it, because in effect it has proven to be ineffective to tackle corruption. राज ठाकरे को लेके भाई जगताप का बयान आया, उससे कुछ दिन पहले सतपाल का भी बयान आया था कि अभी तक हमारा राज ठाकरे के साथ एनडीए में कोई गठबंधन नहीं हुआ, अभी इस पे कोई डिसीजन। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में इसका नुकसान होगा, इसलिए कांग्रेस इस तरह से बयानबाजी कर रही है। आपकी पार्टी की क्या? जहां तक मेरा ख्याल है, सतपाल जी के कमेंट के बाद थाने में एक बहुत बड़ा मोर्चा एमएनएस ने किया था जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल हुई थी। साथ ही साथ भाई जगताप जी जो कह रहे हैं, मैं मानती हूं, जहां तक मेरी समझ है, जो एमआरसीसी की प्रेसिडेंट हैं वो वर्षा गायकवाड़ जी हैं, तो डिसीजन उनके हाथ में होगा और जो भी डिसीजन होगा वो कांग्रेस का इंटरनल डिसीजन है वो। पर जहां तक मेरी समझ है, महाविकास अघाड़ी को लेकर हम लोग सब एक साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं और अगर किसी एक पक्ष को ऐसा लगता है कि इधर शामिल नहीं होना है या अकेले खड़े होना है, वो आगे के चर्चा का विषय होगा। पर इस समय पर थाने का प्रोटेस्ट रहा हो या बाकी सारे प्रोटेस्ट रहे हो, कांग्रेस हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर प्रोटेस्ट में शामिल हुई है। भाई जगताप साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे बीएमसी का, इस तरह से बयान देना एंड मौके पे जिस तरह जब नजदीकी है। देखिए, आप मीडिया कवर करते हैं, आप समझते हैं यहाँ की राजनीति क्या है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर की जो इंटरनल इश्यूज हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी। पर मैं फिर से दोहराऊंगी, एमआरसीसी की जो सिटिंग वर्किंग प्रेसिडेंट हैं वो वर्षा गायकवाड़ जी हैं। जो भी बातचीत होगी, जो भी निर्णय होगा वो उनकी तरफ से होगा और सब जो भी ऑफिस बेरर्स हैं उनके साथ राय मशवरा कर होगा और आने वाले समय में आपको उसकी रूपरेखा तैयार मिलेगी। पर साथ ही साथ ये भी जनता पूछ रही है कि बीएमसी चुनाव आखिर होगा कब? इतने साल हो गए हैं, बीएमसी भ्रष्टाचार में युक्त है। कल ही इतना बड़ा बजट पास हुआ है, वही इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो एकनाथ शिंदे ने किया है। तो उससे स्पष्ट हो रहा है कि उनको जो मिसयूज करने का मौका दिया जा रहा है, फंड्स को मिसयूज करना, मिसअप्रोप्रिएट करना, वो लगातार जारी है। आज ही लाड़की बहन का आरटीआई निकला था। लाड़की बहन स्कीम के अंतर्गत इतने लोगों 160 करोड़ के ऊपर जो गफला हुआ है, वो स्पष्ट हो रहा है कि ये वोट इलेक्शन फॉर वोट स्कैम था, ये स्कीम फॉर वोट स्कैम था और ये सेम चीज बीएमसी के माध्यम से बीएमसी इलेक्शन ना घोषित कर चल रहा है। भाई जगताप has given the statements for Raj Thakre that Congress is not going with Raj Thakre in BMC election.
What do you have to say about it? I think Mahavikas Aghadi, recently there was a Thane protest which was led by MNS, and every member, or every political party member was part of it. They have participated in press conferences together. And as far as I know, the MRCC president is Varsha Gaikwad ji, and she's quite capable of speaking to her colleagues and finding out what is the best route forward and how to take this forward. The question is not who will contest together, who will contest on their own. The question is, when is the BMC election happening? The people of the city are fed up because they have no elected representative raising their voice and their concerns inside the corporation. And we see absolute corruption in terms of handling it and absolute misuse of funds, which BMC has maintained over the years. So accountability is missing, transparency is missing, election is missing. And what will happen finally in terms of who will contest with whom, who will contest together, will be known, in times to come. However, for Bhai Jagtap ji to say it, it is something that he will be able to clarify. But whatever I can say is that we have been working together and we will continue to work together. जिस तरीके से 10 साल तक पाबंदी लगाई गई थी, जिससे काफी लोग नाराज थे, क्रैकर को लेकर, क्रैकर बैन को लेकर, फायरवर्क्स बैन को लेकर, साथ ही साथ एयर पोल्यूशन को हैंडल करने के लिए जो पार्ली का स्टबल बर्निंग होती है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं कि ऐसा क्यों है कि इतना स्टबल बर्निंग होता है, उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है, पर एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए ये पूरा एक प्रॉमिस किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया, ये कहकर कि ग्रीन क्रैकर्स यूज होंगे। ना सुप्रीम कोर्ट के ना ही ग्रीन क्रैकर्स का किसी ने फॉलो किया, ना किसी ने जो टाइमलाइन फ्रेम की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ना उसका पालन किया गया, और फटाके फोड़े गए हैं। जो AQI है बहुत ही कंसर्निंग है। पर मैं बस यही कहूंगी कि जिस तरीके से ये रिवेंज, मैं तो कहती हूँ ये वेंजेंस फायर क्रैकर बर्स्टिंग हुई है, उसमें लोगों को भी ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आने वाले समय में अगर पोल्यूशन की वजह से दिक्कतें आती हैं, हेल्थ को लेकर, ब्रीदिंग को लेकर, लंग्स को लेकर, वो हमारे ही बच्चों को आएंगी, हमारी ही आस पड़ोस के लोगों को आएंगी, हमारे ही रिश्तेदारों को आएंगी। तो उसको भी ध्यान में रखकर अपनी जिम्मेदारी, एक सोसाइटी में रहने की जिम्मेदारी समझकर लोगों को ये इस तरीके के निर्णय लेने चाहिए। The kind of politics we have seen around the fireworks ban as well as the air pollution and balancing the two has been in debate forever. However, the Supreme Court stepping in and saying that there can be only green cracker sale, there can only be so-and-so guidelines. Every single guidelines that was set up by Supreme Court were flouted in the last 3-4 days that we have seen as far as Delhi is concerned. Delhi has seen a 10-year-long ban which led to a lot of unrest and unease amongst the people. But however, we must understand that air pollution is a cause that needs to be addressed. Air pollution impacts everybody equally. Actually, not equally. There is inequality even that too. The poor cannot afford air purifier. The poor have to breathe that air that has been, polluted. So having said that, I think people would need to understand their own responsibilities. Whether it is with regards to stubble burning, the government of India needs to act, I would say more swiftly and address this issue which happens in every winter, which makes the air unbreathable. Delhi is the most polluted capital of the world. So we need to address these concerns. And as civil society, we need to also ensure that we hold ourselves responsible for the kind of commitment that we have towards having more cleaner air. Because ultimately the sufferers would be those who, our relatives, our own children, our own families, that will end up suffering the most. US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि मैं भारतीयों से बहुत प्यार करता हूं और एक डील हम कर रहे हैं, इस तरह से बयान फिर से। हाँ, वो दिवाली के संदर्भ में उन्होंने देश के बारे में बात कही है। पर मैं कहूंगी कि वीव कम अ लॉन्ग वे। जब उन्होंने शुरुआत की कि इंडिया इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और अब वो कह रहे हैं कि एक ट्रेड डील होगी, तो ये एक अच्छी ही सौगात है। दिवाली पर उन्होंने ये बात रखी है, एक अच्छी सौगात है। पर साथ ही साथ वो ये भी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर से बात कर उनसे ये कमिटमेंट लिया है कि हम लोग रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देंगे। उन्होंने ये भी कमिटमेंट लिया है कि जो GM क्रॉप्स हैं उसको ज्यादा मार्केट एक्सेस हमारे देश में देंगे। आज ही एक अखबार में आया है कि इस पे भी अंडरस्टैंडिंग हुई है विच विल लीड टू अ ट्रेड डील। तो वो देश की जनता को सरकार समझाए और किसानों को समझाए कि क्या हम किसी दबाव से या US के दबाव से हम ये निर्णय ले रहे हैं रशियन ऑयल को लेकर, या हमारे को एक अच्छी ज्यादा डील मिल रही है US ऑयल के खरीद पर। तो ये सारी चीजें अब देश की जनता के सामने साझा करनी पड़ेंगी। बट आई कंसिडर दिस इज अ वेलकम स्टेप कि फ्रॉम कॉलिंग इंडियाज इकोनॉमी अ डेड इकोनॉमी और ये कहना कि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है, टू कमिंग हियर
कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने समझा है कि इंडिया यूएस के रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं एंड दैट कैन नॉट बी left at the altar of everyone's ego. I think Donald Trump has made this statement in context to Diwali celebrations that were happening at the White House. We totally welcome it, and we wish him a very happy Diwali too, and wish everybody in the US a very happy Diwali. And I think Donald Trump, from calling India's economy a dead economy to now saying that we are looking forward to signing a trade deal, shows that we have come a long way diplomatically without being absolutely aggressive like he has been, and we have held on to our own. However, there is a question mark that comes in the people's mind, because he also, in the same breath, continues to say that that he has got a commitment from Prime Minister of India, Shri Modi, that India will stop buying Russian oil. Also about getting greater market access to India's crop market, to sending more genetically modified crops that US is used to India and getting more market access. So if this is true, and that is what is getting us a trade deal, then the Prime Minister as well as the Cabinet Minister and the Commerce Minister will have to explain to the people of the country that what are the give and takes that have happened and how is it benefiting India, and is US oil going to be a lot more beneficial to us to buy as compared to the Russian oil, is something for the government of India to tell us. Have we buckled under, or have we maintained our own and continue to have a dialogue on our terms and conditions?